हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम एम लक्ष्मीकांत का माइंड मैप बना रहे थे। तो एम लक्ष्मीकांत का माइंड मैप बनाने के अगले अध्याय में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट अध्याय है आपका अध्याय 11 है। इसमें हम बताएंगे संविधान की मूल संरचना। अभी तक एम लक्ष्मीकांत जी ने 11 भागों में बांटा था। 11 भागों में हम पहला भाग पढ़ा रहे हैं संवैधानिक ढांचा। संवैधानिक ढांचे में हमने क्या बताया था, पहले 11 लेसन बताएं कि इसमें 11 लेसन होंगे। 11वां लेसन लास्ट लेसन इसमें चल रहा है, लास्ट अध्याय चल रहा है। इसमें हमने पहला लेसन कराया था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण दूसरा था, तीसरा था संविधान की विशेषता और चौथा था संविधान की प्रस्तावना, पांचवा था आपका संविधान इस संघ और इसके राज्य क्षेत्र और छठा था आपका नागरिकता, सातवां मूल अधिकार और आठवां आपका मूल अधिकार हुआ डीपीएसपी था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और नवा आपका था मौलिक कर्तव्य और 10वां आपका था संविधान संशोधन और 11वां आपका है संविधान की मूल संरचना। मतलब हमारे संविधान की मूल संरचना क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि संविधान की मूल संरचना क्या है। तो संविधान की मूल संरचना क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि संविधान तो बना, हमने बताया संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषताएं, संविधान का विशेषता क्या है, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, सब कुछ बताने के बाद में ये बता रहे हैं कि संविधान की मूल संरचना क्या है। जैसे क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। तो संविधान संशोधन होता है तो संविधान संशोधन में ये कहा जाता है कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन यदि किया जाए तो उसके मूल संरचना में, संविधान की मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बाकी आप जो अनरेलिवेंट है उसको चेंज कर सकते हैं, बट जो रेलिवेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पर बदलाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के तहत चेंज नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर में यह कहा जाता है कि बुनियादी शब्द का उल्लेख, जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका मतलब होता है बुनियादी शब्द। बुनियादी शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, बट संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर का कुछ तो मानक होगा। क्या क्या नहीं हम लोग बदल सकते संविधान संशोधन में, इसमें हमने आज ये बताया कि बुनियादी अधिकार क्या है। बुनियादी अधिकार कैसे समझेंगे, तो इसको ऐसे समझेंगे कि लोगों के बुनियादी अधिकारों और संविधान के आदर्शों और दर्शन की रक्षा के लिए समय समय पर न्यायपालिका, किसके, लोगों के बुनियादी अधिकारों और संविधान के आदर्शों की, संविधान का जो आदर्श है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का अधिकार और इक्वलिटी का अधिकार, ये सब जो उसके आदर्श हैं, उसका जो अपना अखंडता है, स्वतंत्रता है, धर्म पंथ निरपेक्षता है, ये जो संविधान की आदर्श है और दर्शन की रक्षा के लिए समय समय पर न्यायपालिका क्या करती है, हस्तक्षेप के साथ यह अधिकरण धीरे धीरे विकसित हुए। तो इसको क्या कहेंगे, बुनियादी अधिकार कहेंगे कि न्यायपालिका इनके बुनियादी अधिकारों को हमको प्रोवाइड करवाती है धीरे धीरे, तो समय समय पर चेंज करके, परिवर्तन करके। फिर क्या क्या कि न्याय संगत क्यों है, ये अगर हम संविधान की मूल संरचना की बात करें कि ये संविधान की मूल संरचना न्याय संगत क्यों है, तो न्याय संगत इसलिए है क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान के साथ न्याय संगत नहीं है, अर्थात कोई संसद जो होती है, हमारा विधायिका कानून बनाती है, तो संसद में विधायिका होती है, तो संसद यदि कोई कानून बनाती है और वो न्याय संगत नहीं हुआ, किसके लिए न्याय संगत नहीं हुआ, लोगों के लिए न्याय संगत नहीं हुआ, तो इसके पास सुप्रीम कोर्ट, मतलब इसके पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है हमारे पास, तो सुप्रीम कोर्ट इसे अमान्य घोषित कर सकती है। किसके माध्यम से, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से इसको अमान्य घोषित कर सकती है। फिर उसमें क्या बताया गया कि मूल संरचना का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, संविधान की मूल संरचना किसको कहेंगे, इसका जन्म कहां से हुआ, प्रादुर्भाव कहां से हुआ। तो हमने क्या बताया कि मूल संरचना का प्रादुर्भाव जो है समय समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा कई केसों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। जैसे पहला केस था आपका शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951 में, ये बताया गया कि संविधान के किसी भी भाग में हम लोग संशोधन कर सकते हैं, मतलब किसी भी भाग में संविधान में संशोधन कर सकते हैं, पर ऐसा तो नहीं है, पर उसकी मूल संरचना को ना बदले, मतलब उसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं हो सकता। फिर दूसरा केस आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965।
फिर उसके बाद में आया गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967। फिर केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार आया 1973 में। इसमें भी बहुत सारे बदलाव हुआ है। 1973 में आपका ये पता है कि 42वां संविधान संशोधन आया, उसमें एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाले संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो इसी के बाद आया, इसमें बहुत सारे बताए गए कि किस प्रकार से हमारा संविधान की मूल संरचना नहीं बदलना चाहिए, संविधान की मूल संरचना क्या है। फिर आगे इन केसों के माध्यम से संविधान की मूल संरचना के बारे में बताने का प्रयास किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। फिर उसमें ये बताया कि संविधान की संरचना, जो संविधान की मूल संरचना है, तो मूल संरचना के तत्व क्या हैं, किन किन तत्वों को संविधान की मूल संरचना में डायरेक्टली कह सकते हैं और उनमें कोई बदलाव कभी भी नहीं हो सकता आर्टिकल 368 के तहत। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 368 के तहत अंतर्गत संशोधन हो सकता है बशर्ते मूल ढांचा ना बदले। बशर्ते क्या? मूल ढांचा ना बदले। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन हो सकता है पर उसका मूल ढांचा ना बदले। तो मूल ढांचे के तत्व क्या हैं? हम मूल संरचना के तत्व क्या है इस पर बात करेंगे। तो मूल संरचना के तत्व है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता को बताने वाले शब्दों को हम लोग कभी नहीं बदल सकते, ये पहला तत्व है। दूसरा तत्व है विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, ये दूसरे तत्व है के बीच शक्ति का जो बंटवारा है उस पर बदलाव नहीं किया जा सकता, ये मूल संरचना में आता है। फिर संसदीय प्रणाली तथा संघीय प्रणाली मूल संविधान में आता है। फिर कानून का जो शासन है उसको भी हम लोग मूल संरचना में रखेंगे और मूल संरचना के तत्वों में रखेंगे कानून का शासन। फिर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा उसके बाद में राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाले शब्द को मूल तत्वों में रखा गया तथा सरकार की जो संविधान की और तथा उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा जो है, न्यायिक समीक्षा को मूल तत्व में रखा गया। तो इस प्रकार से हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, संविधान की मूल संरचना क्या है। तो अब इसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? ये पूछा जाए कि संविधान की मूल संरचना की अगर बात की जाए तो संविधान की मूल संरचना में कौन कौन से तत्व हैं, ऑप्शन दे देगा कौन कौन से तत्व हैं। तो इन तत्वों को याद रखना पड़ेगा, इनसे इतर कोई तत्व दे देगा, कह देगा कि अराजकता फैलाने वाले तत्वों को बदला जा सकता है कि नहीं। अब उसमें अगर ये संविधान की सर्वोच्चता ये शब्द नहीं है तो वो उसी पर टिक लगा देंगे कि ये गलत है, इस पर संविधान आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। अतः समवर्ती सूची में संविधान संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, तो उसमें किया जा सकता है संविधान संशोधन। प्रस्तावना में किया जा सकता है क्या? तो प्रस्तावना में किया जा सकता है पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकते, किया जा सकता है। मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट में क्या संविधान संशोधन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पर उसके फंडामेंटल राइट के मूल संरचना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर क्या हम डीपीएसपी में संविधान संशोधन कर सकते हैं 368 के तहत? हाँ कर सकते हैं, पर उसकी मूल संरचना ना बदले, उसकी धर्मनिरपेक्षा, पंथ निरपेक्षा, कल्याण की भावना तथा उसकी आदर्श तथा उसकी आत्मा बदलनी नहीं चाहिए तथा राष्ट्र की अखंडता तो रखा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। समाजवादी और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा ही गया है प्रस्तावना में। तो कहने का तात्पर्य कि ये संविधान की संरचना का मूल संरचना है, संविधान की मूल संरचना है। तो ये संविधान की मूल संरचना नामक 11वां अध्याय था। नेक्स्ट अध्याय में हमने बताया कि एम लक्ष्मीकांत के माइंड मैप में एम लक्ष्मीकांत ने 11 भागों में अपनी लक्ष्मीकांत को बांटा। उसका पहला भाग हमने पढ़ाया, पूरा 11 टॉपिक आपको बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपको लेकर आएंगे दूसरा भाग हमने बताया था कि सरकार की प्रणाली कैसी होगी। सरकार की प्रणाली हमने बताई थी कि सरकार की प्रणाली संसदीय प्रणाली होगी और संघीय प्रणाली होगी। केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, अंतरराज्यीय संबंध पढ़ेंगे, राष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे तथा आपातकालीन प्रावधान। ये 5 टॉपिक आपको हम इसमें भाग 2 में सरकार की प्रणाली में पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लेकर आएंगे भाग 2 संविधान की कार्य प्रणाली, जिसमें संविधान की कार्य प्रणाली में पहला टॉपिक पढ़ेंगे संघीय सरकार। हमारी संघीय सरकार कैसी है या संसदीय सरकार। तो संसदीय सरकार जो ब्रिटेन से लिया गया वो लेकर आएंगे, उसके बाद संघीय सरकार लेकर आएंगे जो कनाडा से लिया गया उसको लेकर आएंगे। तब तक के नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।